बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास, सवाई माधोपुर। ऑनलाइन पढ़ाने की श्रृंखला में आज आप और हम भारत में पाई जाने वाली गोंड जनजाति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। किस प्रकार का सामाजिक सिस्टम इनमें पाया जाता है, किस प्रकार की अवस्था पाई जाती है, इसका अध्ययन आज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। गोंड भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। भारत की जो सबसे प्रमुख जनजातियाँ है उनमें से एक गोंड है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी तथा जंगली भागों में गोंड, भील, मरिया, बेगा, मझवार, कोल आदि अनेक जनजातियों के लोग रहते हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या गोंडों की। तो ये सभी प्रकार की जनजातियाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी और जंगली भागों में पाई जाती है और इनमें सर्वाधिक संख्या होती है गोंडों की। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में गोंड एक अत्यंत प्रभावशाली जाति थी, जिसके राज्य का विस्तार महाकौशल क्षेत्र में 16वीं शताब्दी तक था। गोंडों के राजनीतिक प्रभुत्व के कारण प्राचीन काल में महाकौशल का विशाल क्षेत्र गोंडवाना नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में दिल्ली के मुसलमान शासकों ने उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया और पराजय के पश्चात गोंड लोग अपने और अपनी परंपराओं के रक्षार्थ पहाड़ियों और घने जंगलों की ओर पलायित हो गए। कई पीढ़ियों से इन जंगलों में रहते हुए ये लोग आदिवासी की श्रेणी में आ गए, जनजाति की श्रेणी में आ गए तथा भौतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों से पूर्ण समायोजन करके रहने लगे। इस्लाम का मत गोंड या गुंड शब्द कोंड या कुंड का विकृत रूप है। कोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंडा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। इस प्रकार गोंड पहाड़ी निवासियों का द्योतक होता है। ये इस्लाम का कहना है कि गोंड का मतलब होता है पहाड़ी के निवासी। गोंड की उपजातियाँ, गोंडों की लगभग 1.5 दर्जन उपजातियाँ हैं, जिनमें राजगोंड, रघुवाल, प्रधान या पादल, ढोली, ददवे, ओयाल, थोट्याल, कोलाम, कोईपाल, मुद्याल, मुरिया, मारिया, परजा, गुंजावा, ढाकर, भटरा, खटोलिया, हालवा ये उपजातियाँ हैं। सभी उपवर्गों में या उपजातियों में राजगोंड सर्वोच्च माने जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ गोंड राजगोंड है और अधिकतर भूस्वामी या जमींदार होते हैं। शेरिंग के अनुसार राजगोंड, रघुवाल, ददवाल, कोलाम वास्तविक गोंड माने जाते हैं। राजगोंड, रघुवाल, दत्वे, कोलाम ये शेरिंग का कहना है कि सर्वश्रेष्ठ वास्तविक गोंड ये चारों में से माने जाते हैं। राजगोंड और कटोलिया प्राय संपन्न जातियों में आते हैं। संभवतः राजगोंडों की उत्पत्ति राजपूतों और गोंडों के वैवाहिक संबंध से हुई है। इसके नाम से जैसा पता चलता है, राज प्लस गोंड, राजपूत और गोंडों का वैवाहिक संपर्क होने से राजगोंड की उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण वे सवर्ण हिंदुओं की भांति जनेऊ पहनते हैं और कर्मकांड भी करते हैं। राजगोंड, रघुवाल और ददवे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जनपद की कृपक जातियाँ हैं। प्रधान या पादल मुख्य राजगोंडों के पुरोहित और भाट का काम करते हैं। ओयाल और थोट्याल भी गायक और भाट है। ओयाल और थोट्याल ये गाना गाते हैं, विभिन्न प्रकार का गायन का काम करते हैं। कोई कपाल मुख्यतः पशुपालक है, जिसका अर्थ होता है गोंडी कपाल। निवास क्षेत्र गोंड जनजाति के विभिन्न वर्ग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी तथा जंगली भागों में रहते हैं। इनका निवास क्षेत्र पठारी और जंगली भाग है। इनके छिटपुट समूह उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी पश्चिम भाग में भी पाए जाते हैं, किंतु गोंडों के प्रमुख निवास क्षेत्र 2 है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में स्थित छिंदवाड़ा, बैतूल, सेबनी और मांडला जनपद गोंडों के प्रमुख निवास स्थान है। छिंदवाड़ा, बैतूल, सेबनी, मांडला इन जनपदों की 1/4 से लेकर 3/4 तक जनसंख्या गोंडों की है। दूसरा, छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिण में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र जो बस्तर क्षेत्र जनपद है, वहाँ मुरिया और मारिया नामक गोंड की उपजातियाँ निवास करती है। कुछ लोग मानते हैं कि वास्तविक गोंड यही माने जाते हैं, मारिया और मुरिया, जो अनजाने व्यक्ति को देखकर लज्जा अनुभव करते हैं और छिप जाते हैं। इन दोनों प्रमुख क्षेत्रों के अतिरिक्त बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, बालाघाट आदि जनपदों में भी गोंड पाए जाते हैं। प्राकृतिक वातावरण,
गोंड लोगों का निवास क्षेत्र वनाच्छादित पहाड़ी तथा पठारी है, जहाँ की भूमि लावा की एक मोटी परत से ढकी रहती है। मध्य प्रदेश के निकटवर्ती भागों में सतपुड़ा और मेघालय की पहाड़ियाँ 600 से 1000 मीटर तक ऊंची है। बस्तर भी अधिक पहाड़ी है, जिसकी औसत ऊंचाई 1300 मीटर है। पहाड़ी और पठारी होने के कारण गोंड क्षेत्र की जलवायु अपने सीमावर्ती भागों की तुलना में ठंडी और आर्द्र है, जो स्वाभाविक है। छिंदवाड़ा और बैतूल जनपद में औसत वार्षिक वर्षा 105 सेंटीमीटर और माइला तथा बस्तर में लगभग 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम में घटती जाती है। गोंड क्षेत्र में कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती है, किंतु अधिकतर कम उपजाऊ होती है। गोंड क्षेत्र में जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो कम उपजाऊ होती है। मिट्टी कम उर्वर होने के कारण अच्छी कृषि के योग्य नहीं होती। यहाँ के घने जंगलों में अनेक प्रकार के मानसूनी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें साल, सागवान, बांस, शीशम, पलास, महुआ, तेंदू, हल्दू, हर्रा, बहरा आदि प्रमुख हैं। बस्तर का लगभग 3/4 भाग वनाच्छादित है। वनों में चीता, हिरण, बिशन, बारहसिंगा आदि जंगली पशु पाए जाते हैं। शारीरिक लक्षण: गोंड काले रंग के और सुडौल शरीर वाले होते हैं, किंतु इनके अंग बद्दे दिखाई देते हैं। इनके सिर गोल होते हैं, नाक छोटी होती है और चौड़ी होती है, मुंह चौड़ा होता है, होंठ छोटे होते हैं। सिर के बाल काले रंग के होते हैं और सीधे होते हैं, किंतु मुंह पर दाढ़ी मूंछ पर बाल कम होते हैं। इसी प्रकार इनकी मुखाकृति मंगोलों से मेल खाती है, किंतु रंग और शारीरिक बनावट द्रविड़ों से मेल खाते हैं। प्रमुख व्यावसायिक कृषि: पहले गोंडों का मुख्य व्यवसाय आखेट करना होता था और मछली मारना होता था, किंतु वन्य पशुओं के संरक्षण के लिए कानून लागू हो जाने तथा वनों के संरक्षित और आरक्षित किए जाने के बाद गोंड लोग मुख्यतः कृषि पर जीवन यापन करने लगे हैं। गोंड बड़ी संख्या में खेतों में मजदूरी तथा खानों एवं सरकारी निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं। अधिकांश गोंडों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये लोग स्थानांतरित और स्थायी दोनों प्रकार की कृषि करते हैं। वन संरक्षण के उद्देश्य से सरकार ने कई क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि पद्धति पर रोक लगा दी है, क्योंकि स्थानांतरित कृषि पद्धति से मिट्टी का विनाश होता है, मृदा का उपजाऊपन का नाश होता है। किंतु जहाँ यह प्रतिबंध नहीं है, उसे अभी भी सिद्धांत का प्रचलन है। स्थानांतरित कृषि, जिसको देपा भी कहते हैं, जिसमें नई साफ की गई भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के बाद परती छोड़ दिया जाता है। यह असम की जूमिंग कृषि के समान है। बस्तर के पहाड़ी भागों में दलदल सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जाती है, जिसे पेंडा कहते हैं। दीपा और पेंडा दोनों ही स्थानांतरित कृषि के नाम है। दीपा उत्तरी पूर्वी भारत में दीपा कहते हैं और पेंडा सीढ़ीनुमा क्षेत्र में। पेंडा कृषि में भी 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़ दी जाती है। पहाड़ी और पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ होती है और इनके खेती करने के ढंग भी पुराने होते हैं। भूमि खोदने के लिए लोहे की कुदाली और फावड़े भी इनके औजार हैं। उत्तम बीज और उर्वरक के अभाव के कारण कृषि उपज बहुत कम हो जाती है। गोंड लोग मुख्यतः कुछ मोटे अनाज और जैसे कोदो, कटकी, मक्का, ज्वार आदि उत्पन्न करते हैं, जो उनके भरण पोषण के लिए अपर्याप्त होते हैं। घर के आसपास ये लोग तंबाकू तथा कुछ साग सब्जियां भी पैदा कर लेते हैं। गोंड कृषि के साथ ही पशुपालन भी करते हैं। सूअर और मुर्गी पालना पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कुछ लोग दूध पीने के लिए गाय भी पालते हैं। वनवासी होने के कारण गोंड लोग जंगलों में कई प्रकार के उपयोगी पदार्थ भी एकत्रित करते हैं, जिन्हें बाजार में बेचकर कुछ आय प्राप्त कर लेते हैं। एकत्रित की जाने वाली जंगली वस्तुओं में शहद, चिरौंजी, सेमल की नई, रुई तथा हरसिंगार, गूलर, तिनासा, अनंत, अमलतास, महुआ आदि के फल, फूल, तेंदू की पत्तियां शामिल हैं। गोंड लोग नदियों और झीलों और तालाबों में मछलियां पकड़ते हैं। केवट, कुरुक और दीमर जाति के गोंड लोगों का जीवन यापन मछली पकड़ने के व्यवसाय पर आधारित है। भोजन: गोंड लोगों के जाति के भोजन में मोटा अनाज मुख्य शामिल होता है। जंगली कंदमूल, फल फूल, पशुओं के मांस, मछलियाँ आदि मुख्य है। चावल और कुटकी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अलग अलग वर्गों में भोजन संबंधी नियमों में भिन्नता पाई जाती है। प्राय सभी गोंड गोमांस नहीं खाते हैं। इसी प्रकार अधिकांश वर्गों में किसी एक पशु की मांस वर्जित होती है। निम्न स्तर के माने जाने वाले धुरगोंड प्राय सब प्रकार के मांस, यहाँ तक कि छिपकली, सांप, बिल्ली, श्रृंगाल आदि का मांस भी खा जाते हैं। धुरगोंड इनमें सबसे उच्च माने जाने वाले राजगोंड गाय, बंदर और भैंस का मांस नहीं खाते। सामान्यतः सभी वर्गों के गोंडों में पत्ते पर भोजन करने की परंपरा होती है।
पत्तल के रूप में। ये लोग महुआ और चावल की बनाई हुई शराब पीते हैं, जिसका प्रयोग उत्सवों के अवसर पर सर्वाधिक होता है। इस वस्त्र और आभूषण, गोंड कम वस्त्र पहनते हैं और इनमें सूती वस्त्र का प्रचलन अधिक है। पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती है। स्त्रियां नकली मोती, मूंगा, लोहा, पीतल आदि के गहने पहनती है। युवतियां सिर के बालों में फूल लगाती है। इनमें बचपन में हाथ, मुंह, जांघ आदि अंगों पर गुदना भी गुटवाने की परंपरा होती है। गोदने का काम प्रधान या ढोले जातियों के लोग करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही बांस के कंधे का प्रयोग करते हैं। पुरुष भी गले में सफ़ेद मोती के दानों की माला और कानों में पीतल की बालियां पहनते हैं। स्त्रियां हाथों में बाजूबंद और पैर में नुपुर पहनती है। बस्तर की मारिया स्त्रियां सफ़ेद मोतियों के गुच्छे और पीतल पर लोहे की कड़ियों से निर्मित जंजीर पहनती है। बहुत सी मारिया स्त्रियां रस्सी से बंधे हुए टहनियों के गुच्छे कमर में बांधती है। मारिया पुष्कर कमरे में कोड़ियों की माला पहनते हैं और उसे एक चाकू लगा देते हैं। गृह और बस्तियां, गोंड लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध गृह निर्माण सामग्रियों से अपने घर बनाते हैं। ये लोग झोंपड़ियाँ बनाते हैं जिसमें लकड़ी होती है, बांस होती है, मिट्टी और घास मृत का उपयोग किया जाता है। झोंपड़ी लकड़ी और बांस के खंभों पर टिकाई जाती है और दीवारें बांस और लंबी घासों से बनाते हैं, जिसके ऊपर मिट्टी का तेल लेप दिया जाता है। गोंडा के गांव छोटे छोटे होते हैं। गोंड के घर के 3 भाग होते हैं: रसोई कक्ष, शयन कक्ष और अग्रहार कक्ष, अन्न कक्ष। सामान्यतः घर के पास ही एक छोटा सा मुर्गी बाड़ा और शाक सब्जी के लिए खेत भी होता है। गोंड लोग प्राय मुख्य मार्ग से दूर हटकर बसते हैं। प्राय हिंदू बहुल गांवों में गोंडों की बस्ती मुख्य रूप से थोड़ी दूर पर पाई जाती है, जिसे गोंडपारा के नाम से जाना जाता है। उपकरण तथा अस्त्र शस्त्र, गोंड लोग कृषि कार्य करने के लिए पुराने ढंग के औजार, हल, कुदाल, खुरपी, हंसिया आदि का प्रयोग करते हैं। पशुओं के शिकार के लिए धनुष बाण, कुल्हाड़ी, बांस के डंडे का प्रयोग करते हैं। घर से बाहर जाते समय गोंड अपने साथ साथ धनुष बाण रखते हैं। लोहे की चाकू का प्रयोग अनेक घरेलू कार्यों में किया जाता है। ये लोग सामान ढोने के लिए बांस की बहंगी का प्रयोग करते हैं। सामाजिक संगठन, गोंड समाज पूर्ण संगठित नहीं है। गोंडों में जातीय स्तर पर श्रम विभाजन पाया जाता है, किंतु राजगोंड का स्थान सर्वाधिक उच्च होता है, जो खेती करते हैं और समाज के अगुवा होते हैं। दुर्दोंड भी कृषक कहते, किंतु वे भूस्वामी नहीं होते। राजगोंड भूस्वामी या जमींदार होते हैं। इनमें लोहार, घसिया, चरवाहा, ओझा आदि सेवी जातियाँ सम्मिलित होती है, जो राजगोंडा और कृषकों की सेवा करते हैं। श्रम विभाजन होते हुए भी गोंडों में पारस्परिक भेदभाव कम मिलता है। गोंडों में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा है, किंतु धनी व्यक्ति या राजगोंड एक से अधिक विवाह भी कर सकता है। इनमें विवाह की कई प्रथाएं प्रचलित है। सामान्यतः वर पक्ष वाले ही लड़की ढूंढते हैं। कोलाम गोंड की प्रथा के अनुसार लड़का लड़की को उसके घर से बलपूर्वक ले जाता है और विवाह करता है। कोलाम गोंड में कहा गया है। गोंडों में गांव में अविवाहित युवकों तथा युवतियों के लिए अलग अलग झोंपड़ी होती है, जिसे गोटालू कहते हैं। विवाह से पहले युवक युवतियाँ इस गोठाली में सुस्ततापूर्वक विचरण करते हैं। विवाह लड़का और लड़की दोनों की सहमति से होता है। स्पष्ट है कि गोंड समुदाय यौन संबंध और विवाह के मामले में अधिक उदार है। गोंडों में मृतक स्त्री पुरुष को दफनाने की प्रथा है, किंतु राजगोंड तथा कुछ अन्य उच्च वर्ग के गोंड मृतक पुरुष को जलाते भी है, किंतु सभी वर्गों की स्त्रियां दफनाती है। कब्र उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, जिसमें सिर को दक्षिण और पैर उत्तर की ओर रखा जाता है। इनका विश्वास है कि मारने के बाद व्यक्ति को अपने आराध्य देवों के पास आता है, जो उत्तर में रहते हैं। गोंडों का स्वभाव, गोंड अधिकतर असभ्य होते हैं, वनवासी होते हैं, अनपढ़ होते हैं, किंतु वे ईमानदार और सच्चे होते हैं। ये साहसी होते हैं, किंतु अपने अपराधों को आसानी से स्वीकार करते हैं। गोंड प्राय अंधविश्वासी तथा धर्म भीरू होते हैं, जो कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे सूर्य देव, नारायण देव, बड़ा देव, माता ठाकुर देव, माता देवी। ये लोग जादू टोना, भूत प्रेत, भूताला आदि में विश्वास करते हैं और देवी देवताओं को प्रसन्न करवाने के लिए या करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि चढ़ाते हैं। फसलों को बोते समय, उगाते समय, बढ़ते समय और काटते समय अनेक अवसरों पर देवी देवताओं को पशु बलि दी जाती है। गोंड नृत्य और संगीत के प्रेमी होते हैं और मदिरा पान भी करते हैं। जन्मोत्सव पर ये लोग महुआ की मदिरा
और ताड़ी पीते हैं तथा नृत्य गान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।